नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में, भोर की बात में। मैं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूपी न्यूज़ 9। तो शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। और अच्छी खबर ये है कि पूर्वांचल जो हमारे उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है और लोग मानते हैं कि वहाँ उस तरह का विकास नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए। हर मामले में पिछड़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, रोज़गार को लेके, तकनीक को लेके, खेती में उन्नत तकनीक को शामिल करने को लेके, बहुत सारी चीज़ें जो विकास का पैमाना होती हैं उसमें पूर्वांचल जो हमारा है यूपी का, बनारस और गोरखपुर का जो इलाका, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, तो ये सब जो ज़िले हैं वो पूर्वांचल में आते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर मैंने अभी देखी टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मैंने सोचा कि आपसे सबसे पहले इसका शेयर कर दूं इसको आपके साथ। तो इसमें अच्छी खबर ये है कि हमारे पूर्वांचल की जो बेटियां हैं वो जो है अपना झंडा बुलंद कर रही हैं और बेटों के मुकाबले जो है पढ़ाई में, खासकर हायर एजुकेशन में, उन्होंने एक बहुत ही अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ दर्ज कराई है। कैसे कराई है ये थोड़ा सा अखबार में है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और इसमें जो है एक जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है यूपी का, उसने एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट दी है 2022-2023 की, और जो कि स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार की गई है। तो उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण खुलासा किया है, और वो खुलासा ये है कि जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं पूर्वांचल के, और उसमें जो है लड़कियों ने हायर एजुकेशन में लड़कों से ज़्यादा पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने के लिए लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का इनरोलमेंट हुआ है। इसमें दो बातें आती हैं। नंबर एक कि लड़कियों की इच्छा शक्ति बढ़ी है, लड़कियों के अंदर ये भावना जगी है या जग रही है कि उन्हें पढ़ना है, आगे पढ़ना है और बेहतर तालीम हासिल करना है और हायर एजुकेशन की पढ़ाई करनी है, ताकि उनका करियर बन सके या वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकें। तो एक तो ये है कि लड़कियां खुद अब पढ़ना चाहती हैं, क्योंकि, और दूसरा ये कि जो पेरेंट्स अभी तक रिलक्टेंट हुआ करते थे बच्चियों को पढ़ाने को लेकर, हायर एजुकेशन दिलाने के नाम पर, क्योंकि अमूमन होता ये है कि गांव में अगर आप बच्चे ने हाई स्कूल कर लिया या इंटर कर लिया, किसी तरह से कर लिया, तो उसके बाद जो है उसकी पढ़ाई रोक दी जाती थी और शादी कर दी जाती थी कि भाई अब तेरी उम्र 18 साल हो गई, 20 साल हो गई, 22 साल हो गई मैक्सिमम, तो अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, बाकी तुम्हें ससुराल वाले पढ़ाएं तो पढ़ना, ना पढ़ाएं तो अपना घर द्वार संभालना। तो ये एक परसेप्शन था, और ये आंकड़े जो है इस परसेप्शन को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब पेरेंट्स भी, क्योंकि बिना पेरेंट्स की मर्ज़ी के लड़कियां हायर एजुकेशन नहीं कर सकती, नहीं पढ़ाई कर सकती, तो इसका मतलब कि पेरेंट्स भी जो है वो इच्छुक हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट है। थोड़े आंकड़े इसमें दिए हुए हैं कुछ ज़िलों के, मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। गोरखपुर डिवीज़न का, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है मेरे हाथ में, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट छपी है। गोरखपुर डिवीज़न में 2,26,163 लड़कियां जो है वो उनका इनरोलमेंट हुआ है, यानी उन्होंने एडमिशन लिया है हायर एजुकेशन में। जबकि लड़कों की संख्या मैं आपको बता दूं, लड़कियों की संख्या एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 2,26,163, और लड़कों का नंबर क्या है, 1,40,466, यानी ऑलमोस्ट 80,000 कम है, 80-85,000 कम लड़कों ने इनरोलमेंट लिया है हायर एजुकेशन में। ये गोरखपुर डिवीज़न का ये आंकड़ा है ये। और वाराणसी की बात करें, पीएम मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें हम, और वाराणसी को आपको पता ही है कि बहुत दिनों से मांग भी हो रही है कि पूर्वांचल अगर स्टेट बनता है तो वाराणसी उसकी कैपिटल होगी। हालांकि कुछ लोग गोरखपुर की भी मांग करते हैं।
लेकिन ये है कि यहाँ पर 50,000 ज़्यादा लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले हायर एजुकेशन के लिए अपना नामांकन कराया है या अपना एडमिशन करवाया है। मिर्ज़ापुर की बात करें, मिर्ज़ापुर अभी 2 दिन पहले चर्चा में था, जहाँ गार्ड को गोली मार के एक्सिस बैंक के कैश वैन से 35 लाख रुपए लूट लिए गए थे। तो मिर्ज़ापुर भी एक पिछड़ा इलाका माना जाता है। तो मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर में ये डिफरेंस जो है 18,000 लड़कियों का है। मतलब वहाँ लड़कों के मुकाबले लड़कियों 18,000 ज़्यादा लड़कियों ने अपना एडमिशन करवाया है हायर एजुकेशन में, BA BSc BCom या दूसरे उसमें। आजमगढ़ में ये संख्या जो है 80,000 ज़्यादा है। और आजमगढ़ का आंकड़ा देखिए कि इसमें 2,24,958 लड़कों ने अपना इनरोलमेंट कराया है और इनके मुकाबले लड़कियों का आंकड़ा जो है 3,13,914 है। आजमगढ़ भी जो है एक अपने आप में एक ज़िला है। आपको पता ही है कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी का कभी होल्ड हुआ करता था वहाँ पे। हालांकि अभी जो है वहाँ दिनेश लाल निरहुआ BJP से सांसद हैं, जो भोजपुरी के कलाकार हैं, एक्टर हैं। तो आजमगढ़ का ये आंकड़ा है। आजमगढ़ में भी ऑलमोस्ट जो है 80-85 हज़ार लड़कियों ने ज़्यादा लड़कों के मुकाबले ज़्यादा इनरोलमेंट कराया है पढ़ाई में। तो ये जो आंकड़े हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज ऑफ गोरखपुर डिवीज़न एज वेल एज वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर ऑफ वाराणसी डिवीज़न। चंदौली आपको पता ही है कि समय नक्सल बेल्ट माना जाता था, और महाराजगंज आपको पता है नेपाल के बॉर्डर पे है। जब आप सनौली बॉर्डर जाते हैं गोरखपुर से तो महाराजगंज से होके गुजरना पड़ता है आपको। तो इन ज़िलों के आंकड़े हैं ये, और ये काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। मैं बधाई देता हूँ लड़कियों को भी अपने चैनल की तरफ से और उनके पेरेंट्स को भी कि ये सिलसिला जारी रहे। तो मैंने सोचा कि मुझे खबर अच्छी लगी। राजीव मनी की रिपोर्ट है ये, प्रयागराज से कोई राजीव मनी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। हायर एजुकेशन का दफ्तर वहाँ एलनगंज में है, प्रयागराज में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीछे। तो उन्हीं की रिपोर्ट है ये, अच्छी रिपोर्ट है। तो चलिए आते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कश्मीर में जो है लश्कर आतंकियों को घेर लिया है। ये नवार टाइम्स ने लिखा है। आपको पता ही है कि कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के हुमायूं भट्ट साहब की शहादत हुई थी आतंकियों से मुठभेड़ में। एक गांव में उनके छुपे रहने की सूचना मिलने पर एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ था JNK पुलिस और आर्मी का। 19वीं राष्ट्रीय राइफल्स के ये लोग थे। तो इनकी शहादत हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि हुमायूं भट्ट साहब की एक 2 महीने का बच्चा है। तो इन सबों का अंतिम संस्कार जो है वो कल कर दिया गया। और उसके पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गुरुवार को बताया कि उसने अनंतनाग ज़िले में लश्कर-ए-तोयबा के 2 आतंकियों को घेर लिया है। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जंगल में छुपे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ड्रोन की मदद ली जा रही है। इलाका घने जंगलों वाला है और आतंकी जो है जंगलों के बीच पहाड़ियों की चोटी पर छिपे हुए हैं। बुधवार शाम आतंकियों के हमले में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी SP हुमायूं मुजमिल भट्ट शहीद हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। आतंकियों के लिए सुरक्षा बलों पर हमला करना आसान था क्योंकि वो ऐसी चोटी पर ऐसी जगह हैं जहां से ऊपर की तरफ आते सैनिकों को देखा जा सकता है। कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और हुमायूं जब आगे बढ़ रहे थे तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी के बीच घायल अफसरों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर वक्त पर लैंड नहीं हो सका। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान लगातार आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है। लश्कर जैश के आतंकी पाकिस्तान में बैठकर आतंकी संगठनों को, शैडो संगठनों को ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो हमला हुआ इसकी जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो लश्कर का ही दूसरा चेहरा है।
तो इन तीनों का जो है अंतिम संस्कार कल कर दिया गया। ये आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट को उनके पिता गुलाम हसन भट्ट ने अंतिम विदाई दी। गुलाम हसन भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर आईजी रिटायर हुए थे और बाकी लोगों की भी उनकी तो ये मनप्रीत जी के बारे में निकला है कि मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार शुक्रवार को उनके पैतृक गांव, मतलब आज किया जाएगा, भड़ौजिया में किया जाएगा। वह न्यू चंडीगढ़ के रहने वाले थे। मनप्रीत जिस बटालियन में कर्नल थे, उस बटालियन ने 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी को मारा था। तो हुमायूं भट्ट साहब का अंतिम संस्कार हो गया, मनप्रीत साहब का आज होगा। और उधर मेजर आशीष जो हैं, आशीष धोनचक, तो कश्मीर के अनंत ज़िले में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद होने वाले मेजर आशीष धोनचक, जिनकी उम्र 36 साल थी, पानीपत के रहने वाले थे, हरियाणा के। तो एक हरियाणा एक पंजाब, और उनका भी शुक्रवार को बॉडी आज पहुंच रही है। तो दोनों के अंतिम संस्कार आज होंगे देर शाम तक। और भट्ट साहब वो जो थे हुमायूं भट्ट साहब का अंतिम संस्कार हो गया और बाकी इन दोनों का आज होगा। तो मेजर आशीष की मैं पहले बुरहान साहब के इनके बारे में बता दूं, मनप्रीत जी के बारे में बता दूं, जिन्होंने आतंकवादी बुरहान को मारा था। तो मनप्रीत सिंह की बटालियन का साल 2021 में भी आतंकवादियों से सामना हुआ था। गुरुवार की शाम सेना के अधिकारियों ने गांव का दौरा कर अंतिम रस्मों के संबंध में परिजनों के साथ बातचीत की। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह 2 साल के लिए सेना पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। कर्नल के पिता स्वर्गीय लखबीर सिंह भी सैनिक थे। मनप्रीत की मां मंजीत कौर, उनकी उम्र 68 साल है, गांव में अपने छोटे बेटे संदीप सिंह के साथ रहती हैं। शहीद का पार्थिव शरीर देर रात तक आने की संभावना है। शुक्रवार को गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद होने से 2 दिन पहले ही कर्नल मनप्रीत ने भाई को फ़ोन पर छुट्टी मिलने और घर आने की सूचना दी थी, जिसको लेकर सभी बेहद खुश थे। लेकिन ये खुशी कायम न रह सकी। कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद होने वाले मेजर आशीष धोनचक पानीपत के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार को पैतृक गांव बिंझौल में लाया जाएगा। उनकी मां कमला ने कहा कि मैंने एक शेर बेटे को जन्म दिया था। मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। मैं अपने बेटे को सैल्यूट करूंगी, उसे अपनी झोली में लूँगी, रोऊंगी नहीं। मेजर आशीष को इसी साल 15 अगस्त पर उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल दिया गया था। उनकी 2 साल की बेटी वामनी और उनकी पत्नी ज्योति हाउसवाइफ है। अभी उनका परिवार किराए के मकान में रहता है। उन्होंने टीडीआई में अपना नया घर बनवाया था। उनके मामा महावीर ने बताया कि 3 दिन पहले आशीष से फ़ोन पर बात हुई। 23 अक्टूबर को आशीष छुट्टी लेकर नए मकान में गृह प्रवेश के लिए आने वाले थे। अब नए घर में ही उनकी पार्थिव देह लाई जाएगी। 2012 में भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे और 2.5 साल पहले उन्हें मेरठ से राजौरी, यानी कश्मीर में जो है पुंछ राजौरी है, तो वहाँ पर पोस्टिंग मिली थी। तो ये है हमारे शहीद जवानों की कहानी, जिसमें एक शहीद जवान को उनके पिता ने अंतिम विदाई दी। बाकी 2 शहीद जवानों की अंतिम विदाई आज होगी। और इस बीच जो है जो सुरक्षा बल हैं जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, उनकी जो है चौकसी बढ़ गई है, घेराबंदी बढ़ गई है, ऑपरेशन तेज कर लिया गया है। और देखिए क्या होता है। उधर बीच हमारे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह साहब जो हैं, उनका बयान आया है। आपको पता है वो भी सेनाध्यक्ष होकर रिटायर हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में विकास की गतिविधियां तेज होने से आतंकवादियों की तादाद में पहले से काफ़ी कमी आई है, लेकिन छिटपुट आतंकी घटनाएं रोकने में अभी भी समय लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान के दिमाग में भारत के अंदरूनी मामलों में छेड़छाड़ की फितरत कायम है। उन्हें लगता है कि ठीक है, हमारे यहाँ बॉलीवुड वाले आ जाएंगे, हमारे यहाँ क्रिकेट खिलाड़ी आ जाएंगे, अगर हमें पाकिस्तान पर दबाव डालना है तो उसे हमें अलग थलग करना होगा। तो ये था। और आतंकवादी गतिविधियों
का भी कुछ आंकड़ा इस अखबार में है। मैं सोचता हूँ आपको बता दूँ कि तमाम कोशिशों के बाद जो है, जब से हमारे मनोज सिन्हा जी वहाँ गए हैं और केंद्र सरकार की मदद से, मोदी सरकार की मदद से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादियों की घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। आतंकी घटनाओं पर, आतंकवादियों पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है। देखा ही होगा आपने कि पत्थरबाजी वगैरह जो है पहले हर हफ्ते या हर 4 दिन पे सुनाई पड़ती थी, वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं और केंद्र सरकार इसे मानती है कि धारा 370 ख़त्म करने से ऐसा हुआ है और मैं मानता हूं कि एक बेहतर प्रशासन देने से ऐसा हुआ है, बेहतर सुरक्षा एजेंसियों में तालमेल होने से ऐसा हुआ है। अब जैसे भी हुआ हो, ये अच्छी खबर है, लेकिन इस बीच ये घटनाएं पिछले 1 महीने में 2-3 हो गई हैं जो थोड़ा सा परेशान करती हैं। तो कुछ आंकड़े इसमें दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कि भाई सेना के 2 अधिकारी और 1 पुलिस अधिकारी की मौत की घटना से कई सवाल फिर सामने आ खड़े हुए हैं। ये घटना आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान हुई और आपको पता है कि 1 महीना पहले कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान सेना के 3 जवान शहीद हुए थे। तब भी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी से जुड़ी सूचनाएं मिलने के बाद ये अभियान शुरू किया गया था। उससे पहले मई की शुरुआत में राजौरी में आतंकवादी हमले में 5 सैनिक मारे गए थे और बड़ी बात यह है कि इस घटना में भी उसी आतंकी गुट होने का हाथ संदेह बताया जा रहा है जिसने करीब 15 दिन पहले, उसके पहले मतलब उस घटना के 15 दिन पहले 20 अप्रैल को पुंछ में सेना के ट्रक पे हमला किया था और उस हमले में भी 5 जवान हमारे शहीद हुए थे। तो ये घटनाएं बता रही हैं कि छिटपुट ही सही, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की हरकतें अभी भी जारी हैं और उनकी पुरजोर कोशिश है कि वो जो है किसी तरह से जहां मौका मिले तो कुछ करें। हालांकि पिछले सालों का डाटा इसमें दिया हुआ है, इस अखबार में, नवार टाइम्स में। इसमें दिया हुआ है कि 2020 में 126, 2021 में 129, 2022 में 125 आतंकी घटनाएं दर्ज की गईं। तो 126, 129 मतलब 2020 में 126, 2021 में 129, 2022 में 125 आतंकी घटनाएं दर्ज की गईं और इस मुकाबले इस साल 31 जुलाई तक, ये सितंबर चल रहा है, अगस्त के आंकड़े नहीं हैं, 31 जुलाई 2023 तक 30 आतंकी घटनाओं की सूचना है। तो इस बार अब तक जो है मतलब आधा साल से ज़्यादा बीत गया, 7 महीने में 30 ही आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर कल वाली जोड़ ले, अब 1-2 और है तो ये संख्या बढ़ सकती है। मुठभेड़ की घटनाओं में भी कमी आई है। 2020 में 118, 2021 में 100 और 2022 में 117 के मुकाबले इस साल 31 जुलाई तक 24 मुठभेड़ हुई है। तो ये भी काफ़ी कम है, ये नंबर काफ़ी कम है, अच्छी बात है। और इससे 2 बातें साफ है कि एक यह तो कि घटनाओं की फ्रिक्वेंसी में काफ़ी कमी आई है और जो बताती है कि आतंकी गिरोहों का काम अब पहले के मुकाबले, मतलब इस तरह के ऑपरेशन चलाना पहले के मुकाबले काफ़ी मुश्किल हो गया है। और इससे ये भी बात साफ है कि आतंकी नेटवर्क अब पूरी तरह से वो जाम या ख़त्म नहीं हो पाया है। सीमा पार से संचालित इस नेटवर्क की सक्रियता बताती है कि इस पर अंकुश लगाने की दिशा में अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। ये नवभारत टाइम्स का संपादकीय है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में ज़मीन पर आए बदलाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जानकार बताते हैं कि पहले जिस तरह सीमा पार से भेजे जाने वाले आतंकियों को गाँवों या शहरों में ठिकाने मिल जाया करते थे और वे आम आबादी के साथ ही अपने रहने का इंतज़ाम कर लिया करते थे, अब ये संभव नहीं हो पाता। ये आतंकी अब प्रायः जंगलों में ही अपना ठिकाना बनाते हैं, लेकिन इसी बिंदु पर खुफिया सूचनाओं के स्थानीय तंत्र पर काम किए जाने की ज़रूरत रेखांकित होती है। आतंकवादियों को रोकने और उनके नेटवर्क को तबाह करने के लिए पुख्ता सूचनाएं मिलनी ज़रूरी है। अगर इसमें इन लोगों का साथ मिले, यानी स्थानीय लोगों का, तो पुलिस प्रशासन और आर्मी का काम आसान हो जाता है। साथ ही सूबे में जल्द चुनाव कराने की पहल भी की जाए ताकि लोगों को चुनी हुई सरकार मिल सके। तो ये था जम्मू कश्मीर के बारे में जो आतंकी घटनाएं हैं। निश्चित रूप से पहले से स्थितियां काफ़ी बेहतर हुई हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी और कुछ किया जाना बाकी है, जैसा कि इसकी एडिटोरियल पेज पे लिखा हुआ है। तो इसको लेकर जो है, जो घटना हुई उसको लेकर राजनीति भी हुई
बहुत सारे लोगों ने ये आरोप लगाया कि जब आतंकवादी गोली चला रहे थे जम्मू कश्मीर में, हमारे सेना के अधिकारी गोली खा रहे थे, तब जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। ये संजय राउत हैं शिवसेना के, उद्धव गुट के, उनका भी बयान था, एक आकलों और लोगों का बयान था। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीएम का प्रोग्राम जो होगा वो पहले से फिक्स होगा, और मुठभेड़ की जो घटना है वो पहले से फिक्स नहीं थी। अगर ये पता होता कि आज के दिन मुठभेड़ होना है या भारत पाकिस्तान सेना की लड़ाई होनी है, तो शायद संभवतः बीजेपी ये प्रोग्राम टाल देती, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, और जो कुछ हुआ वो फिक्स नहीं था, इनका प्रोग्राम फिक्स था। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि जो आंकड़े मैंने अभी बताए, या ये मैंने नहीं बताया, ये अखबार में लिखे हैं और इन्होंने कहीं पुख्ता जानकारी हासिल की होगी, तो जो आंकड़े हैं वो भी बता रहे हैं कि सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं और वहाँ पर जो है वो आतंकी घटनाओं में कमी हो रही है। लेकिन एक पॉइंट बड़ा वैलिड है, और वो वैलिड पॉइंट ये है कि जो वहाँ की लोकल लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस जीतना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उनके साथ मिलजुल कर उनकी लोकल समस्याएं को सॉल्व किया जाए। उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बेहतर से बेहतर कर दी जाएं। रोड है, बिजली है, सड़क है, पानी है, सैनिटेशन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो इन सब चीज़ों की अगर उपलब्धता उन्हें आसानी से और बहुतायत में मिल जाए तो उनका मन बदल सकता है। दूसरी बात कि अगर यहाँ से हमारे जो जवान जो जिनकी पोस्टिंग होती है, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक समस्या आती होगी भाषा की। तो स्थानीय जो भाषा होती होगी, डोगरी वगैरह जो भी हो, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी भाषा जो भी होती होगी, तो उसको सिखाने का, जो हमारे जवान हैं उनको सिखाने का कोशिश किया जाए। कम से कम बेसिक बुनियादी भाषा वो सीख जाए, ताकि थोड़े मोड़े बातचीत वो लोगों से कर सकें, घुल मिल सकें। और सेना को जो है उनको एक्स्ट्रा कुछ फंड देना चाहिए वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, ताकि वो जहाँ ज़रूरत लगे, जो जिला प्रशासन कर रहा है या जम्मू कश्मीर की स्थानीय सरकार कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन सेना को भी एक्स्ट्रा फंड मिलना चाहिए कि सेना जिन जंगल के किनारे के इलाकों में या एकदम बिल्कुल बॉर्डर के पास जहाँ पोस्टेड है, और रिमोट एरियाज़ है, गांव है जहाँ अच्छी सड़कें नहीं हैं या पानी का इंतज़ाम नहीं है या और कोई बेसिक कम्युनिटीज़ है उसकी दिक्कत है, तो सेना अपने बूते पर वो कर सके। उसे उसके लिए जिला प्रशासन या राज्य सरकार के मशीनरी का इंतज़ार ना करना पड़े। तो मुझे लगता है कि इससे भी फ़र्क पड़ सकता है। बाकी बहुत विद्वान लोग बैठे हैं वहाँ पे और वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ अगर सेना को पावर दिया जाए तो सेना और ज़्यादा जो है इससे होगा क्या कि स्थानीय लोग जो है उनके साथ ये घुल मिल सकती है, और कोई भी आतंकी हरकत अगर होती है सेना के नामौजूदगी में, गैर मौजूदगी में, तो उसकी सूचना उनको मिल सकती है। जैसा कि इस अखबार में लिखा हुआ है कि स्थानीय लोगों से अगर तालमेल अच्छा हो जाए सुरक्षा बलों का, तो ये जो आतंकी घटनाएं, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, ये भी बंद किया जा सकता है। बहरहाल फैसला आपका और सरकार का और बड़े लोगों का, हमारा काम है बताना, हमने बता दिया। तो ये है जम्मू कश्मीर पिछले 2-3 दिनों से चर्चा में है। तो बाकी ज़रा सा ये अमर उजाला उठा के देखते हैं क्या है इसमें। दृष्टि आईएएस का बड़ा आजकल फ़ोटो छप रहा है। आज से आईएएस के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। आईएएस देख के याद आया, अब ये समझ में आ रहा है मुझे कि आज इसने क्यों जो है वो ये पूरे पेज का विज्ञापन दिया है। तो आज से एग्ज़ाम शुरू है। आज 15, 16, 17 ये और 23, 24 ये 5 दिन चलेगा यूपीएससी का मेन एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है, 10 बजे से पेपर है। तो इसके बारे में एक वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल दिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा। तो 5 दिन तक ये पेपर होगा, और जो लोग भी आज एग्ज़ाम दे रहे हैं या देंगे उनको पता होगा कि 10 बजे से पेपर है। तो आप जो है समय से पहले पहुंच जाइए। 9 से 12 है मेरे ख्याल से, 9 से 12 और 2 से 5, 2 पालियों में है। तो आज सिर्फ एक ही पाली की परीक्षा है, 9 से 12 आज का
जो है ऐसे है, मेरे ख्याल से निबंध है, तो आधा घंटा पहले आप पहुंच जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब तक पहुंच गए होंगे मेरे ख्याल से सेंटर पे। तो ऑल द बेस्ट। बाकी जो सावधानियां हैं मैंने अपने वीडियो में बता दी है। तो ये है। दूसरी खबर ये है जो कि उत्तर प्रदेश को परेशान किए हुए थे। उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी को लॉ एंड ऑर्डर जो जिनका मेंटेन करना काम है, तो वो बेचारे काफ़ी परेशान थे पिछले 15-20 दिनों से, क्योंकि हापुड़ में एक घटना हो गई थी जिसमें वकीलों और पुलिस में भिड़ंत हो गई थी। उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था। तो उसके बाद से जो है पूरे यूपी के अधिवक्ता या वकील जो है वो हड़ताल पे थे। रोज़ धरना, रोज़ प्रदर्शन, रोज़ भिड़ंत, रोज़ ये वो। तो मतलब ज़िला प्रशासन जो है वो परेशान था हर ज़िले का, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा था। 2-3 राउंड बातचीत भी हुई सरकार के नुमाइंदों से, लेकिन वो मामला वो नहीं हुआ। और ये जो वकील थे वो मांग कर रहे थे कि जिन्होंने लाठीचार्ज कराया है एसपी और सीओ और दरोगा को और चौकी इंचार्ज को निलंबित करने या बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। एसपी और डीएम का तबादला करने की मांग कर रहे थे, और भी बहुत सारी मांगें थी उनकी, लेकिन सरकार इस पे नहीं मान रही थी। तो जिसको लेकर दोनों तरफ से जो है वो तनातनी जारी थी और वकीलों का धरना प्रदर्शन, मार्च, ये सब जारी था। लेकिन अच्छी खबर ये छपी है कि वकीलों की हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार और यूपी बार काउंसिल के बीच 5 सूत्री मांगों पर समझौता हो गया। एएसपी और सीओ हापुड़ जो है वो हटाए जाएंगे। इंस्पेक्टर और दरोगा होंगे सस्पेंड यानी निलंबित। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश में चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त हो गई है। यह फैसला उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बृहस्पतिवार देर रात हुई बातचीत के बाद हुआ। बृहस्पतिवार यानी कल रात। अच्छा, बातचीत कहाँ हुई? लखनऊ में। लखनऊ में ही लग रहा है। लखनऊ डेडलाइन से खबर छपी है। इसमें हापुड़ के एसपी और सीओ को हटाने, पुलिस निरीक्षक और दरोगा को निलंबित करने सहित 5 सूत्री मांगों पर सहमति दे दी गई है। सहमति मतलब सरकार ने सहमति दे दी है। इसके पहले हमारे प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी के साथ एक बार बातचीत हुई थी, तो वो शायद कामयाब नहीं हुई थी। तो आगे थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं। काउंसिल के चेयरमैन श्री किशोर गौड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से लोक भवन में मुलाकात की। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब दुर्गा शंकर मिश्र और बड़े ही एक्टिव अधिकारी हैं। काउंसिल के सह अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल ने बताया कि सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए कमेटी गठित करने समेत अन्य मांगों पर आश्वासन दे दिया है। बताया कि हापुड़ प्रकरण में वकीलों पर प्रदेश भर में दर्ज मुकदमे वापस लेने, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषी अफसरों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। वहीं काउंसिल की ओर से महिला आरक्षी का बिल्ला नोचने वाले अधिवक्ता का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा और जिन अधिवक्ताओं के खिलाफ घटना में शामिल होने के साक्ष्य मिलेंगे उनके भी लाइसेंस निलंबित होंगे। वकीलों को हड़ताल 29 अगस्त से जारी थी। 27 को शायद लाठीचार्ज हुआ था। तो चलिए, ये भी एक अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। रोज़ गड़बड़ हो रहा था, रोज़ हंगामा, रोज़ ये। अब देखिए, क्रिकेट भी खबर आपको सुना देता हूँ। और क्रिकेट की खबर ये है कि एशिया कप में 17 सितंबर को फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। बृहस्पतिवार को सुपर 4 के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया है। गौरतलब है कि भारत 7 बार का चैंपियन है, श्रीलंका 6 बार का चैंपियन है एशिया कप का। श्रीलंका की टीम 11वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। समझ लीजिए साहब कि अब जोरदार मुकाबला होगा। रोहित शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती। श्रीलंका वाले तो एकदम बाग होंगे। थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ ये खबर आपको। क्रिकेट प्रेमियों के लिए है, मेरे लिए भी है। मैं भी मैच देखूंगा। मैच होगा फाइनल कब? अंतिम गेंद पे जीत मिली। फाइनल में होगी भारत से भिड़ंत। विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस, मेरे ज़माने में दिलीप मेंडिस हुआ करते थे, और चरित असालंका। कुशल मेंडिस ने 91 रन बनाए और चरित असालंका ने
49 रन बनाए और इनके शानदार रनों की मदद से श्रीलंका ने बृहस्पतिवार को सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान को DLS डकवर्थ लुई ये सुपर 4 के मतलब 2 विकेट से हराकर वनडे एशिया कप के फाइनल में जगह दिखाई। 17 सितंबर को ये मैच होगा। आज क्या तारीख है? 15 तारीख है। कल परसों मतलब तो आज है शुक्रवार, शनिवार, रविवार को ये मैच होगा फाइनल। 17 सितंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले में श्रीलंका का सामना भारत से होगा। तो पाकिस्तान ने 42 ओवर में, इसमें पानी बरस गया था इनके पारी में, तो कुल 42 ओवर खेल पाई है और 7 विकेट पे 252 रन बनाए। कम तो नहीं था 252 रन। रिजवान ने वनडे में 12वां अर्धशतक और 73 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के जड़े। शफीक ने 69 गेंदों में 52 रन बनाए। श्रीलंका की भी शुरुआत खराब रही। 253 का लक्ष्य हासिल करने के पहले और 77 रन पर उसके 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद मेंडिस और समर विक्रमा ने तीसरे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की। इसी बीच समर विक्रमा 48 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मेंडिस और असालंका ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेंडिस को बाद में इफ्तिखार अहमद ने आउट कर दिया। आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे और असालंका ने 2 रन लेकर टीम को जीत दिला दी। मैच से पहले भारत और पाकिस्तान और श्रीलंका के 2-2 अंक थे, 2-2 पॉइंट दोनों के थे और इस जीत से श्रीलंका को 4 पॉइंट मिले और वो फाइनल में पहुंच गया। अब भारत और श्रीलंका की फाइनल में भिड़ंत होगी 17 सितंबर को। तैयार रहिए। दोनों के ही लगभग वो हैं। अगर श्रीलंका जीतता है तो वो भारत के रिकॉर्ड की बराबरी करेगा और भारत जीतता है तो वो एक पायदान और आगे बढ़ेगा। रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो हारें, तो इसलिए जो है तैयारी होगी और भगवान से ये भी मनाइए कि पानी वानी न बरसे। अच्छा, उधर बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच बचा हुआ है भारत का, तो आज वो होने वाला है। फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी भारतीय टीम शुक्रवार को यहाँ वनडे एशिया कप के सुपर 4 मैच में पहले से बाहर हो चुकी बांग्लादेश के खिलाफ अपने संभावित खिलाड़ियों को आजमाना चाहेगी। भारतीय टीम गहराई से सोचेगी अपनी पहली पसंद की टीम को ज़्यादा से ज़्यादा गेम टाइम दिया जाए या फिर अगले महीने के बेचगाने अपने यहाँ जो विश्व कप हो रहा है उससे पहले कुछ संभावित लोग जो शामिल हैं टीम में उनको मौका दिया जाए। तो जो टीम प्रबंधन है उनके सामने विशेषकर गेंदबाजों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप में महज 12 ओवर गेंदबाजी की है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 और श्रीलंका के खिलाफ 7 ओवर है। नेपाल के खिलाफ वो खेले ही नहीं थे। वहीं मोहम्मद सिराज ने इस टूर्नामेंट में 19.2 ओवर और हार्दिक ने 18 ओवर डाले हैं। अगर बांग्लादेश के खिलाफ सिराज की जगह शमी मैदान में उतरे तो ये हैरानी बड़ा फैसला नहीं होगा। कोलंबो में 6 दिन में चौथा मैच हो रहा है। पिच के धीमी रहने की संभावना है और बारिश की भी संभावना है। तो जो हमारे पारस महाम्बरे हैं गेंदबाजी के कोच, उनका एक बयान छपा है इसमें कि हमारे पास 4 बेहतरीन तेज़ गेंदबाज हैं और ऐसे विकल्प होना हमेशा से ही अच्छा है। शमी को बाहर रखना इतना आसान नहीं है, वह अनुभवी हैं और देश के लिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। तो भैया शमी को खिलाओ, क्या दिक्कत है। और KL राहुल की पूर्ण फिटनेस में वापसी ने टीम प्रबंधन की काफ़ी समस्या कम कर दी है। वो टीम के मध्यक्रम बल्लेबाज और विकेट कीपर की भूमिका में हैं, तो उस भूमिका में तो ईशान किशन भी हैं। ईशान किशन भी अच्छा खेल रहे हैं, तो अच्छी बात है। दोनों को खिलाइए, दोनों बढ़िया खेलें। हाँ, एक छोटी सी खबर के साथ जो है, जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी है, ये आज की बात मैं समाप्त करता हूँ कि वीरप्पन के बाद अब दाऊद को हीरो बनाने की कोशिश। कौन सी ये फिल्म? ये बम्बई मेरी जान। ये आई है नेटफ्लिक्स पे मेरे ख्याल से। तो इसमें जो है ये पंकज शुक्ला का ये रिव्यू छपा है। ऑलमोस्ट 4 पॉइंट इन्होंने दिए हैं इस रिव्यू में। गुनाह 2 किस्म के होते हैं, एक खुदा और बंदे के बीच और एक बंदे और बंदे के बीच। ये गुनाह कहाँ हुआ है ज़रा देखिए। खुदा रहमानुर रहीम है, वह बंदे को माफ़ करता है। बंदे खुदा नहीं होते, वो माफ़ नहीं करते। ये वेब सीरीज़ बम्बई मेरी जान का आखिरी संवाद है, जिसे बोलती हैं देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी करार दिए जा चुके उस अंडरवर्ल्ड डॉन की बहन, जो अपने भाइयों और उसके सिपाहीसालारों के बम्बई से दुबई भाग जाने के बाद अपने सबसे बड़े भाई के कातिलों से आखिरी बदला लेने के लिए बम्बई में रुकी रहती हैं। 10 एपिसोड की ये कहानी है, नेटफ्लिक्स पे है मेरे ख्याल से, आप चेक कर लीजिएगा। आई एम नॉट श्योर कि इस शख्स को हीरो बनाकर पेश करने की है, जिसकी तलाश में
देश के तमाम सूबों की पुलिस और खुफिया एजेंसियां न जाने कब से लगी हुई हैं, यानी दाऊद इब्राहिम। इसके पहले वीरप्पन पे एक स्टोरी आई थी, आपने देखा होगा, बड़ा मतलब वो डॉक्यूमेंट्री कम फिल्म थी लेकिन अच्छी फिल्म थी। तो उसमें भी वीरप्पन को हीरो बनाने की कोशिश की गई थी, या उन परिस्थितियों से बताया गया था कि किसके चलते वो बना और कैसे कैसे उसने क्या क्या किया हीरो बनने के लिए। तो नेटफ्लिक्स पर अभी हाल में एक सीरीज रिलीज हुई, द हंट फॉर वीरप्पन। इस सीरीज में वीरप्पन का चरित्र शोधन किया गया है। अब बारी प्राइम वीडियो की, तो ये प्राइम वीडियो पर है, नेटफ्लिक्स पे नहीं है। बम्बई मेरी जान, बम्बई मेरी जान की ये फिल्म जो है दीवार जैसी है, जहाँ एक लाचार माँ है जो खुद को कोसती है, भरोसे और मोहब्बत के बीच पिसती है। माँ अपने बड़े बेटे की शादी के ठीक पहले खुद पर लानत भेजती है कि वह न एक अच्छी बीवी बन सकी न एक अच्छी माँ। ये 3 भाइयों और एक बहन वाले परिवार की कहानी है, ठीक है। तो बाकी अब छोड़ देता हूँ। तो देखिएगा, अब हीरो हीरोइन के बारे में इसमें नहीं लिखा है। बम्बई मेरी जान 10 एपिसोड है, प्राइम वीडियो पे है। अगर आप OTT पे मसालेदार फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। आपसे एक बात कहनी है कि आप लोगों ने जो है हमारे चैनल को पसंद किया है, उसे देख रहे हैं लाइक, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब मेरे एक वीडियो पे जो है 3 लाख जो है व्यूज़ हैं, और उसमें से 10% तो छोड़िए महाराज, 5% भी मतलब 15,000 भी लोगों ने जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये प्रार्थना है आपसे कि अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अगर ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बना रहे, आपका प्यार बनल रहे, प्रेम राउर बनल रहे, राउर आशीर्वाद बनल रहे। इसी के साथ नमस्कार।